है? वोटर लिस्ट मेरे पास है। तो तुम्हें वोट जो काटने की दी है, मैं सपा का BLA हूँ, मेरे हाल में जाओ। सरकार मंदिरों की जमीनें बिकवा रही है इससे, और मैं मंदिर बनवाता हूँ, फिर भी हमारा साथ नहीं देते। नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं, आप व्यक्तिगत बात करेंगे। बड़ी खबर KGMU मज़ारों से जुड़ी हुई है। KGMU कैंपस की 6 मज़ारों का मामला। मज़ारों के खिलाफ आज जारी होगा दूसरा नोटिस। अहाते में मौजूद है 6 मज़ारों को गैर कानूनी बताया गया है। मज़ारों को हटाने के लिए आज दूसरा नोटिस जारी किया जाएगा। पंजाब के संगरूर से बेहद खूबसूरत और दिलकश कर देने वाली खबर सामने आई है। एक हिंदू पंडित परिवार ने अपनी कीमती जगह पर अपने गांव के मुसलमान भाइयों के लिए तोहफे में मस्जिद बनवा कर दी है। अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर अपने नाम के आगे वो कह रहे अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं। एक जिहादी से भी बड़ा जिहादी है, और ऐसे जिहादी का सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। हम इसको सभ्य समाज में रहने नहीं देंगे, और खुली चुनौती है, आ जाए सारे मुसलमान, आ जाए सारे मुफ्ती, आ जाए। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सन इंडिया टाइम्स। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। लक्ष्य 2047 विकसित, लक्ष्य 2047 विकसित। उन्होंने क्या क्या संस्थाएं बनाई? नेहरू जी जब आए सत्ता में तो उन्होंने क्या क्या संस्थाएं बनाई? इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री, भाखड़ा डैम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हीराकुड डैम, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, हिंदुस्तान शिपयार्ड, भारत पेट्रोलियम, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स, नागार्जुना सागर डैम, नेशनल मिलिट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, सब 1960 में इनका गठन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उनके बाद इन्होंने क्या किया? इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो बनाया, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी बनाई, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी बनाई, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी बनाई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का स्थापन हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी बनाया, डिफेंस DRDO बनाया, और नॉलेज एरिया में इन्होंने साहित्य अकेडमी का गठन किया, संगीत नाटक अकेडमी का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, ललित कला अकेडमी का, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का, एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, ऑल सेटअप, फिल्म डिवीजन, टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड नेशनल काउंसिल। एंड कब? 1950 से लेकर 1964 तक, 14 साल में। ये तो 15 साल राज किया इन्होंने। 2000 के बाद बताइए इनको कौन सी इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाई आज तक? दोस्तों, 2011 से 2014 का वर्ष के 3 वर्ष आपको याद होंगे। उस समय यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार में लगातार
आए दिन नया घोटाला खुलकर सामने आ रहा था। वो अलग बात है कि 2026 आते आते उन घोटालों में सम्मिलित सभी लोग, करीब करीब सभी लोग इस समय बरी हो चुके हैं। किसी के खिलाफ न ईडी को कोई सबूत मिला, न सीबीआई को कोई सबूत मिला। वो सब अपने अपने राजनीतिक कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं। कई बीजेपी की शरण में हैं, कई घर बैठ गए सुरेश कलमाड़ी जैसे, तो कई ऐसे नेता भी हैं जो आज भी उन्हीं पार्टियों में जिनमें उनके ऊपर आरोप लगा था। मैं आज आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि उस समय जो फ्रीडम थी प्रेस को, उस आजादी को 2014 में कुछ इस तरह झटका गया जैसे किसी पेड़ से आम या अमरूद तोड़ लिया जाता है और तोड़कर वो उसे खा जाता है, गुठली को फेंक देता है। कुछ आज ऐसी ही स्थिति इस लोकतंत्र की भी है। जब भी इस देश में कोई मुद्दा होता है, चाहे वो पहलगाम का मुद्दा हो तो प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं, उसके बाद किसानों का मुद्दा कोई हो उसे पर भी जब लोकसभा में चर्चा की बात आती है तो प्रधानमंत्री विदेश भाग जाते हैं। जब मणिपुर का मुद्दा आता है, मणिपुर आज भी जल रहा है, हालांकि बीजेपी ने वहां अपना मुख्यमंत्री बना दिया, परंतु जल रहा है आज भी मणिपुर, तो उस समय भी प्रधानमंत्री चले जाते हैं। और अब जब देश में एप्स्टीन फाइल जैसी सेंसिटिव जानकारियां अमेरिका से निकल कर आ रही हैं और ट्रेड डील अमेरिका से किस तरह से किसानों के अधिकारों को गिरवी रख कर की गई है, किस तरह से अमेरिका के प्रोडक्ट पर 18% लगेगा, अमेरिका 18% वसूल करेगा और भारत 1 रुपया भी वसूल नहीं करेगा, जहां वो 1 से 200% तक पहले टैक्स वसूलता था। बड़ी गजब की परिस्थिति है इस देश की। जब ऐसे मामले होते हैं प्रधानमंत्री भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मलेशिया में है। खैर प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कर सकते, देश के मालिक है, परंतु लोकतंत्र का कोई मालिक नहीं होता। लोकतंत्र का मालिक सदन होता है और संविधान के तहत कार्रवाई हो इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट को रखनी पड़ती है। तो क्या आज सदन और सुप्रीम कोर्ट अपना काम ठीक से कर रहे हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु मैं सदन पर जरूर बोलूंगा। अगर सदन अपना काम ठीक से कर रहा होता तो आज विपक्ष, सूत्रों से खबर है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा बिरला के खिलाफ। क्या खबरें हैं, एक बार ये देख लीजिए आप। की मांग राहुल को बोलने दो, स्पीकर बोले, फिर वही बात पढ़ लीजिए। नियम कायदे से चलेगी संसद। नियम कायदा हमने कई बार आपको दिखाया, आज फिर दिखा देंगे। नियम कायदे से चलेगी संसद। आज फिर 5 मिनट के भीतर ओम बिरला अपनी कुर्सी, चेयर, आसन छोड़कर उठ गए सदन की कार्रवाई स्थगित करके, क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा था कि बजट पर अब चर्चा जरूरी है। विपक्ष बजट पर चर्चा चाहता है, विपक्ष ट्रेड डील पर चर्चा चाहता है, विपक्ष एप्स्टीन पर चर्चा चाहता है, लेकिन नो। ये देखिए अडानी के चैनल पे ही खबर है, पार्लियामेंट लाइव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। सूत्र, चलिए ये सूत्र, हालांकि ये सूत्रों की तैयारी मुझे लगता है 3 दिन पहले से ही तैयारी हो गई थी, और शायद जब ये तैयारी शुरू हुई थी तो भाऊ के पास सबसे पहले वो खबर आई थी कि अब कुछ तैयारी हो रही है, अब बिरला जी को ऐसे मनमानी करने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए भी भाऊ से चर्चा करेंगे। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, संसद में नहीं थम रहा बवाल। आगे चलिए। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष, संसद में और बढ़ी रार। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी नहीं बोल पाए थे, इसे लेकर विपक्ष ने अब स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर के भीतर क्या है? विपक्ष लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्ष के सूत्रों की माने तो लगभग सभी विपक्षी दल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर सहमत हैं और जल्द ही इसे लेकर लोकसभा महासचिव को नोटिस सौंपने की तैयारी है। विपक्ष की ओर से लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कहा जा रहा है
कि इस पर अभी हस्ताक्षर होने बाकी हैं। स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो यह लगातार दूसरे कार्यकाल में स्पीकर की कुर्सी संभाल रहे ओम बिरला के कामकाज पर बड़ा सवालिया निशान होगा। ये तो एहसान मानिए कि ये लोग अभी भी लिख रहे हैं कि सवालिया निशान होगा। अब जरा ये देखिए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो टेक्निकली कैसे लाया जाता है, क्या उसका प्रावधान है, प्रक्रिया है, वो मुझे लगता है देश को जानना जरूरी है। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन के साथ लिखित नोटिस, 50 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए, मतलब समर्थन में दस्तखत, लिखित नोटिस लोकसभा के महासचिव को सुबह 10 बजे से पहले देना होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम दिखाते हैं अक्सर, मणिकम टैगोर जो इस समय सस्पेंड है, वो किसी महत्वपूर्ण विषय पर एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव लाते हैं तो उसके लिए 8:14 15 पे भेज देते हैं लोकसभा सचिवालय को। वैसे ही जब अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है तो 50 सांसदों के समर्थन वाली लिखित नोटिस ये 10 बजे, सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा सेक्रेटरीट में महासचिव को भेजना होता है, जिसे नियम 198 के तहत स्वीकार किया जाता है। इसके बाद स्पीकर इसे सदन में पढ़ते हैं, चर्चा की तिथि तय करते हैं और अंत में वोटिंग द्वारा पद से हटाने का निर्णय लिया जाता है। चर्चा की, आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे, लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोले, अन्य विषयों पर बोले, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सवाल अविश्वास प्रस्ताव का नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव तो पहले भी आ चुके हैं। 18 दिसंबर 1954 को भी जीवी मावलंकर के खिलाफ, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ भी आया था। दूसरा प्रस्ताव हुकुम सिंह के खिलाफ आया था। उस समय 24 नवंबर 1966 की बात है। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में संघ के लोग ही थे। एक प्रस्ताव आया था बलराम जाखड़ के खिलाफ। बलराम जाखड़ लगातार 9 साल तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, उनके नाम रिकॉर्ड है ये। उनके खिलाफ भी 15 अप्रैल 1987 को बीजेपी वाले ही अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, और वो लाए थे स्थगन प्रस्ताव के चक्कर में कि उनका स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। आज कितने स्थगन प्रस्ताव नामंजूर होते आप सोच सकते हैं। कितने प्रस्ताव विपक्ष रखता, उनको अस्वीकार कर दिया जाता है, आप सोच सकते हैं इस बारे में। एक प्रस्ताव उस समय 1987 में विपक्ष ने दिया और उसको लोकसभा अध्यक्ष ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसके खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव आ गया। आज जहां एक तरफ प्रधानमंत्री लोकसभा में अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण नहीं देते, वो कहते हैं कि मुझे, वो नहीं कहते, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जी को फोन किया और कहा कि आपको इस लोकसभा में आपकी जान को खतरा है, आप यहां मत आइए, और प्रधानमंत्री नहीं आते, अपना अभिभाषण वो राज्यसभा में देते हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है? आप खुद सोचिए। प्रधानमंत्री लोकसभा का सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा नेता ओम बिरला है जो अध्यक्ष है, उसके बाद प्रधानमंत्री है, और तीसरे नंबर पर विपक्ष का नेता है। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो विपक्ष का नेता बोलेगा। अगर विपक्ष के नेता को ही जब आप मौका नहीं देंगे बोलने का, तो किस चीज का स्थगन प्रस्ताव, किस चीज पर बहस, किस चीज का सदन? सोचने वाली बात तो यह है। और जो हमारी सुरक्षा है, इतनी जबरदस्त सुरक्षा है लोकसभा में कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां चंद महिलाओं से देश के प्रधानमंत्री को खतरा हो गया था। सोचने वाली बात है। जब राहुल गांधी
जो 2023 में नर्मनिक किताब छपी उसका जिक्र करते हैं लोकसभा में, तो वो रूल बुक के खिलाफ हो जाती है और उसे रोक दिया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूं। लेकिन जब इनका बड़बोला निशिकांत दुबे सांसद एक ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे देश के कर्णधार, ऐसे आधुनिक भारत के रचयिता के खिलाफ चरित्र हनन करता है और इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी के ऊपर उंगली उठाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ना 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 ये तो करते हैं, परंतु उसका माइक बंद नहीं करते, उसे बोलने देते हैं। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं। आप ये देखिए, क्या सदन की मर्यादा का ठेका विपक्ष ने ले रखा है? ये संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप इनकी बात सुनिए, ये क्या अपनी भाषा में बोल रहे हैं, सोच कर देखिए आप भी। कांग्रेस के नेता ने थोड़ा ज्यादा समझदारी का काम किया है। वहां भी प्रोटेस्ट लास्ट प्रधानमंत्री जी का जवाब के समय में किए थे, मगर जवाब हो पाया और राष्ट्रपति के जो अभिभाषण होते हैं उसमें धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो पाया है। लोकसभा में बिल्कुल चर्चा हो नहीं पाई। मुझे लगता है कि लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता है वो खुद ही हाउस नहीं चलाना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि जो व्यवहार कांग्रेस के सांसदों ने किया है स्पीकर के साथ और टेबल में चढ़ करके और स्पीकर का चैम्बर अंदर में घुस करके जो किया है, उससे स्पीकर साहब को भी आहत हुआ है और हम सबको बहुत बुरा लगा। लगता है कि अब गलती फिक्स हो गई है, ये गलती विपक्ष की है, ये गलती विपक्ष की है, ये गलती विपक्ष की है, ये गलती भी विपक्ष की है, बस सारी गलतियां विपक्ष की है। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं, जब 2011 में बवाल मचता था लोकसभा में, उस समय अरुण जेटली राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे बीजेपी के, तो उन्होंने ये कहा था कि सदन को चलाने की जिम्मेवारी विपक्ष की है, परंतु अभी आपने किरण रिजिजू को सुना कि सदन को चलाने की जिम्मेवारी विपक्ष की है, और जबकि सदन को चलाने की जिम्मेवारी जेटली के अनुसार सरकार की होती है। तो क्या अब पैमाने बदल गए हैं? पैमाने अब वो नहीं रहे। सुषमा स्वराज कहती थी कि हंगामा करना तो विपक्ष का काम है, तो अगर विपक्ष अब हंगामा करे तो आप उनके सांसदों को निलंबित कर देते हैं। 8 सांसद अभी भी निलंबित हैं, उनकी मांग करते हैं वापस बुलाने की, तो आप सदन की कार्रवाई स्थगित कर देते हैं। राहुल गांधी बोलने के लिए आते हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, विपक्ष का नेता है, वो कुछ बोलना चाहते हैं तो वो धारा 198 का हवाला देकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। गजब का खेल है इस देश में इस समय। गजब के खेल में एक और गजब आदमी है, ये है बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी। ये कभी कांग्रेस में हुआ करते, परंतु आज ये तथाकथित हिंदू का एक ब्रांड बनने का प्रयास कर रहे हैं। यूं तो बीजेपी में बहुत लोग जो ब्रांड बनना चाहते हैं, परंतु ये ऐसे ब्रांड बनना चाहते हैं जो सीधा गोली मारने की बात कर रहे हैं, जो गोली मार रहे हैं, यहां से गोली चल रही है और मुसलमान की छाती में जाकर लग रही है। आपने वीडियो देखा होगा, देख लीजिए। के ऊपर एक बहुत खतरनाक हमला हुआ है। नहीं जब पूरे देश की आंखों में आंसू हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी कर सकते हैं, आज भी ये विपक्ष को गाली देने में लगे हुए हैं। और ये बीजेपी का जो बेशरम और तोतला प्रवक्ता एक शानदार नेता के खिलाफ अपशब्द प्रयोग कर रहा है, इससे एक शब्द चुप रहे, बदतमीजी मत करे। अलीगढ़ का सांसद और तुम्हें डर लग रहा है यार। अलीगढ़ के तुम सांसद होने के बाद भी खुद मारेंगे, एक मुल्ला नहीं बोलेगा, मेरी गारंटी। इनकी बातों पर अब आप क्या सोच सकते हैं? एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की भाषा, इस तरह की बात, इस तरह की हरकतें क्या कर सकता है? एक और महाशय जी हैं, ये इनका मैं आपको बयान सुनवाता हूं। ये संजय झा जी है, ये संजय झा जी कार्यकारी अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के। इनकी बात सुनिए, फिर मैं बात करता हूं। दूसरा,
असली मुद्दा ये है कि इन लोगों को जमीन पर समझ में नहीं आ रहा है कि जनता इनसे इतनी दूर क्यों चली गई है और बार बार चुनाव क्यों हार रहे हैं, और इसीलिए उठपटांग जो समझ में आता है वो करते हैं। आप इनके किसी भी इशू को लगा कभी कोई मीनिंगफुल बात करते हुए, रिस्पॉन्सिबल बात करते हुए, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हुए कभी आपने देखा हो? इनके पूरे कंडक्ट को ऑब्जर्व करके देखिए, अब पब्लिक से भी फीडबैक लीजिए जो मुद्दा है। तो हमको लगता है कोई मुद्दा बचा नहीं है तो बैठ करके कुछ भी ऐसा क्रिएट करना जो नोटिस में आए, और क्या है। इनकी पार्टी जुगाड़ू लोकतंत्र पर चलती है, जहां जुगाड़ बैठता वहां चले जाते हैं। आज ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अब ऐसे लोग ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, जिन्हें लोकतंत्र की परिभाषा ही जिन लोगों ने बदल दी है। आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, कल आरजेडी के साथ हो जाएंगे, परसों किसी और के साथ हो जाएंगे। ये उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है। आप खुद सोचिए, जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की भाषा बोलेगा, संसदीय कार्य मंत्री इस तरह की भाषा बोलेगा, मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोलेगा, और इन सब भाषाओं के बीच में प्रधानमंत्री विदेश चले जाएंगे, तो लोकतंत्र का मजाक कौन उड़ा रहा है? आप खुद सोच कर देखिए। विपक्ष तो अपनी बात कहेगा ही, विपक्ष ही क्यों है? इसीलिए तो वो है कि अपनी बात कहे और सरकार को घेरे। परंतु जब उसे सरकार को घेरने ही नहीं देंगे आप और उन्हें बोलने ही नहीं देंगे, तो फिर लोकतंत्र का तो मजाक उड़ेगा ही। अब उड़ रहा है, आप लोगों के सामने है, आपकी समझ में हो सकता है आता हो कि लोकतंत्र का मजाक कैसे उड़ता है। नहीं आता तो आप कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है और कौन नहीं उड़ा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।